हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। जैसा कि हम लोग लगातार यूपीपीसीएस यूपी आर वालों के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। और जो ये वीडियो बनाया गया है, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ये पार्ट 3, ये 2023 से लेकर के और 2010 तक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी मटेरियल्स नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए। और हाँ, इसका जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इन तीनों का जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यहाँ पर निर्वाचित होना चाहिए, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ये आप लोगों को बताना है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ये मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ये है ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। इनमें से कौन है जिन्होंने जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे और वो भी प्रथम कांग्रेस का, और उन्होंने, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, वो अधिवेशन भी किए थे, एक अधिवेशन भी किए थे, इलाहाबाद का अधिवेशन था। तो इसमें अगर हम बात करें जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। और थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें जॉर्ज यूले के बारे में, तो जॉर्ज यूले जो है ये 1800, जैसा कि अभी मैंने बात किया था, 1888 का जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के ये कौन क्या थे, अध्यक्ष थे। उस अधिवेशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जॉर्ज यूले जो है वो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, और ये जो है इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस की तरफ से, वो उसके भी ये अध्यक्ष थे 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो कुछ इस तरह से इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रम निर्धारित किया गया। ठीक, ये सारदा अधिनियम के थ्रू लड़कियों और लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रम निर्धारित किया गया। और ऑप्शंस हैं 12 वर्ष 16 वर्ष, 14 वर्ष 18 वर्ष, 15 वर्ष 21 वर्ष, 16 वर्ष 22 वर्ष। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। इसमें जो है, जो लड़कियों का था वो 14 वर्ष किया गया और जो लड़कों का था वो 18 वर्ष किया गया है। और किसमें, सारदा अधिनियम में। कब किसमें किया गया, सारदा अधिनियम में। तो सारदा अधिनियम जो है, ये इसका नाम सारदा अधिनियम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान दे दें। तो जो सारदा अधिनियम है ये 1929 में, ठीक है, 1929 में जो है, अगर हम लोग बात करें तो अजमेर के निवासी थे, अजमेर के निवासी, ठीक है, अजमेर के निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ये मतलब काफी पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। और उनका नाम जो था, उनका नाम जो था वो था हरबिलास सारदा। ठीक है, हरबिलास सारदा। और इन्हीं के नाम पर ये सारदा अधिनियम पड़ा था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर सारदा अधिनियम पड़ा था। और ये जो है बाल विवाह कानून के मतलब जो बाल विवाह निषेध कानून है, बाल विवाह जो निषेध कानून है उसको भी इन्होंने ही पारित करवाया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध कानून जो है वो इसके जो है अगेंस्ट है वो। ठीक है, बाल विवाह निषेध कानून जो है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनका मानना था कि जो लड़कियों की शादी है वो 14 वर्ष पर होना चाहिए और लड़कों की शादी 18 वर्ष पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें व्याख्या इसकी 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर राज विलास सारदा के प्रयत्न से एक बाल विवाह निषेध कानून था, जिसमें लड़कियों के
लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 से 18 वर्ष। तो कुछ इस तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दिया गया है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये हम लोगों को बताना है। और इसमें आपका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। इसमें से कौन था जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय के हम कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड कैनिंग। अब इसकी बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, ये 1852 में यहाँ के गवर्नर बने थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर 1852 में बने थे और 1857 में भी वो यहाँ के गवर्नर्स थे। तो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इसकी व्याख्या है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था, मतलब 1856 से लेकर के 62 के बीच यहाँ पर वो गवर्नर्स थे भारत के। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ये भी ध्यान वाली बात है कि ये जो है अंतिम गवर्नर्स थे और पहले वायसराय थे, दो चीजें हैं। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, मद्रास, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसका 1856 में कैनिंग के कार्यकाल में वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? ये क्लाइमिटी होनी चाहिए, ठीक है, कहा गया है। इसलिए मेंस 2013 में आया है। ऑप्शन ए में बिहार अकाल को, राजपुताना अकाल को, मद्रास प्रेसिडेंस अकाल को या उड़ीसा अकाल को। इन चारों में किसको जो है प्रकोप ऑफ समुद्र प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी जो है वो कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में अकाल आया हुआ था और उसको प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। ये 1866 और 67 में आया था, 1866 और 67 में आया था। अगर मैं इसमें बात करूं कि जो ये अकाल हुआ था इसमें लगभग, कन्फर्म तो नहीं, लेकिन इसमें लगभग 4,45,00,000, ठीक है, 4,45,00,000 आबादी को अपने चपेट में लिया। सोच लीजिए इतने लोगों की डेथ हुई थी, 4,45,00,000 लोग आबादी जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं फंस गए थे। तो ये आपका जो है उड़ीसा अकाल था। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसकी व्याख्या है। 1866-67 में उड़ीसा अकाल जो है अपनी भयावहता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता था। यह अकाल 1966 में पूर्वी किनारा कोस्ट से लेकर के मद्रास तक फैला था। इसमें लगभग 4,45,00,000 आबादी को अपनी चपेट में लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जो 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था उसमें कौन मंत्री नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन थे जो सरकार में मंत्री नहीं थे? तो उस समय अबुल कलाम आजाद जो है वो जो 2 सितंबर 1946 की गठित अंतरिम सरकार थी उसके ये मंत्री नहीं थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को होगी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां,
अब्दुल रब नस्तर, इब्राहिम इस्माइल चुंदीगढ़ और डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नमित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस सी बोस या महात्मा गांधी। ठीक, S.C. बोस की मीन्स सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो है कौन थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है दिए गए विकल्पों के अनुसार स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक ने उद्घोषणा की कि जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जो तिलक थे, और बाल गंगाधर तिलक किससे थे? गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, ये भी ध्यान दो, ये गरम दल के नेता थे। तो इनका सिर्फ एक ही मानना था, क्योंकि गरम दल वालों के विचार बड़े मजेदार थे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर के देख लीजिएगा कि गरम दल और नरम दल में क्या अंतर है। बहुत ही मजेदार वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको गरम दल और नरम दल में अंतर पता चल जाएगा कि दोनों लोगों के विचार क्या थे और आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। ठीक है, गरम दल और नरम दल को लेकर के। तो इसमें जो है इनका, लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसका भी मैंने बहुत ही मजेदार वीडियो बनाया है, 25 मिनट का वीडियो है, जाकर के देख लीजिए। उससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपी आरओ की बात कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अधिवेशन, डेट और नाम तीनों दिया है कि किसने किया है और उसके अध्यक्ष कौन थे और कब किए थे, कहां पर हुआ था, तो उसको देख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी ने की थी। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन, गया अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो देखो, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन किए थे और वो भी कहाँ किए थे? बेलग्राम अधिवेशन किए थे। कहाँ किए थे? बेलग्राम अधिवेशन किए थे 1924 में। 1924 में यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये इसकी व्याख्या 1924 में कर्नाटका के बेलग्राम में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये मेंस 2013। इसमें से हम लोगों को पता करना है कि लाला लाजपत राय जो है अपना किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन ए गैरिबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजनी को। इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है कि किसको जो है वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो लाला लाजपत राय जी मैजनी को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मैजनी जो है वो इतावली राष्ट्रवादी थी। मैजनी जो है वो कौन थी? इतावली राष्ट्रवादी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें बात करते हैं, लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी इतावली राष्ट्रवादी थी जो 1848 में इटली गणतंत्र के तानाशाह बने। ठीक है, जो मैजनी थे, तो मैजनी थे वो इतावली राष्ट्रवादी थे और वो इटली में 1848 में तानाशाह बने। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था मैजनी की क्रियाकलाप। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा गौर करना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं नवजीवन एम के गांधी, राइट। स्वराज PS प्रकाशम, एकदम सही है। प्रभात NC केलकर, एकदम सही है। कौमी आवाज अबुल कलाम जी, ये गलत है, क्योंकि कौमी आवाज की बात करें अगर, तो जो कौमी आवाज था वो
अबुल कलाम आजाद द्वारा नहीं लिखा गया था। जबकि हम बात करते हैं कि जो कौमी आवाज है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ये नवजीवन है, नवजीवन का ही उर्दू संस्करण था। नवजीवन का ये उर्दू संस्करण था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन व नवजीवन समाचार लिखा था। तो ये जो है इसके जो ये है ये अबुल कलाम आजाद नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। इसके व्याख्यान में देखें तो द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 19 सितंबर 1938 को लखनऊ में शुरू किया था। और इस समाचार पत्र के हिंदी संस्करण का नाम क्या था, नवजीवन था, जो भी मैंने बात किया। और उर्दू संस्करण का नाम क्या था, कौमी आवाज था। ठीक, इसी तरह महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन व नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो उसको जो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अबुल कलाम आजाद जो है वो कौमी आवाज के लेखक नहीं थे, जबकि नेहरू साहब थे, क्योंकि उसी का वो उर्दू संस्करण था, उसी का उर्दू ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजापति मित्र, नायक। ठीक है, भारत मित्र किसे कहते हैं, तो भारत मित्र जो है वो क्या है आपका, हिंदी है, सीधी सी बात है, भारत मित्र क्या है, हिंदी है। राष्ट्रमाता किसे कहते हैं, तो राष्ट्रमाता मराठी में होता है, राष्ट्रमाता आपका क्या होता है, मराठी में होता है। और प्रजा मित्र किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है प्रजा मित्र आपका क्या होता है, गुजराती होता है। और नायक आपका क्या है, बंगाली है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरह से है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सेकंड, वन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। और आपके ऑप्शंस हैं, बनारस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन, सूरत के अधिवेशन या लखनऊ के अधिवेशन। इन चारों अधिवेशन में कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें चंपारण के किसानों की समस्या महात्मा गांधी को सुनाई गई थी। और आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ अधिवेशन, आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें चंपारण के किसानों की जो दुख है वो सुनाई गई थी। अब बात करते हैं कि किसने सुनाई थी। तो जो नेता इनका नाम था नेता राम शुक्ल राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे ये क्या था, ये किसान के अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही जो है ये किसान के अध्यक्ष थे और इन्होंने महात्मा गांधी से जो है महात्मा गांधी से बात करवाई थी, चंपारण के किसानों की दुख दर्द को बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब, 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को, ये बताना है। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ये स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा ये जो है 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। ठीक है, 1943 को किए थे। कहां पर किए थे इसकी अगर बात किया जाए तो ये सिंगापुर, कहां पर, सिंगापुर, ये सिंगापुर में जो है घोषणा किए थे स्वतंत्र भारत के बारे में, ये जो है सिंगापुर में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस आपका जो है ये रिपीट हुआ है, ये 2013 में भी आया है और ये 2023 में भी आया और 2021 में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन सेम एज सेम। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो वो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जो है हम कह सकते हैं जनक थे राजा राम मोहन राय। जो आधुनिक भारत था उसके जनक राजा राम मोहन राय थे और जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना के अर्थ में भारतीय राष्ट्रवाद के बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिख राज का अंतिम राजा कौन था? जो सिख राज थे, सिख राज का अंतिम राजा कौन था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन है खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह। ये आपका है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर हम लोग बात करें 2023 का क्वेश्चन आप लोग उठा लो, 2023 में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आया था वो कहीं ना कहीं दिलीप सिंह से ही रिलेटेड था। पंजाब के बारे में बात किया गया था और पंजाब से लेकर के दिलीप सिंह के बारे में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था वो क्वेश्चंस। तो जो आयोग है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन से वो तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं बनाता है। तो इसमें बात करते हैं सिख राज का अंतिम राजा कौन था। जाहिर सी बात है दिलीप सिंह थे, अंतिम राजा जो है वो दिलीप सिंह ही थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में और बात कर लें कि दिलीप सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो दिलीप सिंह का जो जन्म है, इनका जन्म, क्योंकि आयोग पूछ सकता है, दिलीप सिंह का जन्म 6 सितंबर 1838 और डेथ की बात करें, अगर मृत्यु की बात करें तो 22 अक्टूबर 1895 को हुआ था। ठीक, इनके साम्राज्य पंजाब सहित, ठीक है, इनके साम्राज्य जो है वो पंजाब सहित अगर हम बात करें तो कश्मीर, जम्मू, ठीक है, जो आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक शामिल थे। कहां तक? लद्दाख तक थे। ठीक है, इनके जो एरिया हम कह सकते हैं कि या इनका साम्राज्य कह सकते हैं, तो जो दलीप सिंह का साम्राज्य था ये पंजाब से लेकर के पंजाब, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तक थे। ठीक है, ये इनके पिता की अगर बात करूं, माता का, तो ये जो है महाराजा, ये महाराजा महाराजा रंजीत सिंह तथा महारानी महारानी जींद कौर के ये छोटे पुत्र थे। जींद कौर के छोटे पुत्र थे। जो राजा दलीप सिंह थे ये उनके छोटे पुत्र थे। ठीक, अब बात करते हैं कि जो द्वितीय अंगाल, इसकी थोड़ी सी और बात कर लें तो जो द्वितीय आंगल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंगल सिख युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? ये जो है आपका 21 फरवरी 1849 में हुआ था। ठीक है, 1849 में हुआ था। ठीक है, और वहां पर कहीं ना कहीं सिख जो है पराजित हुए थे, वहां पर सिख जो है पराजित हुए थे और बाद में जो दलीप सिंह थे वो सिख राज्य के अंतिम राजा बने थे। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चंस के व्याख्यान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपका ऑप्शन 1855, 1854, 1856, 1853। इसमें से किस सन में जो है अवध का विलय हुआ था? तो जो अवध का विलय है वो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। थोड़ा सा और बात कर लें अगर, कि ये जो अवध का विलय है, अवध का विलय जो पूरा हम कह सकते हैं कि दोष डाला गया था कि अवध का विलय होने का वजह क्या था, किसके वजह से हुआ था, तो वो थे, ऐसा इतिहास में माना जाता है, नवाब वाजिद अली शाह। इन्हीं के सिर पर सारा दोष डाल दिया गया कि इन्हीं की वजह से जो अवध है, अवध का क्या हो गया? विलय हुआ था। अवध का जो है विलय हुआ था। उस समय का हम कह सकते हैं कि ये जो विलय हुआ वो डलहौजी के अंदर में हुआ था, डलहौजी के अंदर में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? किसके साथ जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो भगत सिंह जो है वो बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। तो भैया बम फेंके किस डेट थे, इसके भी बारे में बात कर लिया जाए। तो जो बम था वो 18 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। ठीक है, 1929 को फेंका गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन पोलो क्या है? या ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से,
हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही। आखिर ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन पोलो की अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद राज्य से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद राज्य से जुड़ा हुआ है। जो निजाम थे जिसमें निजाम को जो है कोई निजाम हैदराबाद को वो एक स्वतंत्र राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य मानता था। वो कहता था कि हैदराबाद हमारा है। ठीक है, वो राज्य जो कॉन्स्टिट्यूशन था मतलब कांग्रेस के साथ वो विलय नहीं किया था। और इन्हीं निजाम को जो है निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो जो है ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर 1948 को चलाया गया था। 13 सितंबर 1948 को चलाया गया था। खत्म हुआ था ये 18 सितंबर 1948 को। और ये ऑपरेशन इसीलिए चलाया गया था ताकि निजाम जो है वो हैदराबाद को छोड़ दे, इसीलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या कबीर? इनमें से किसकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो गदर पार्टी यूएस में हुई थी। गदर पार्टी कहां हुई थी? यूएस में हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना कहां हुआ था? यूएस में हुआ था। कब हुआ था गदर पार्टी का स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था। 1 नवंबर 1913 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो अध्यक्षता की बात करें तो वो अध्यक्ष जो है अध्यक्षता की बात करें तो सोहन सिंह भगना थे। सोहन सिंह भगना की अध्यक्षता में गदर पार्टी बनाया गया था। इसकी मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहां था, तो जो मुख्यालय था मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो यूएस के सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। इसकी अध्यक्षता सोहन सिंह भगना ने किया था। इन्हीं के अंडर में जो है गदर पार्टी बनी थी। कब बनी थी? 1 नवंबर 1913 को। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? और ये 2013 में आया हुआ है फ्री। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर जनपद में स्थित है। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक, ये जो है चौरी चौरा में यहाँ पर क्या हुआ था कि 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर था ना, तो गोरखपुर में क्या था, एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था। एक पुलिस चौकी में क्या कर दिया था? आग लगा दिया गया था। ये गोरखपुर में की बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गोरखपुर में और खास बात क्या थी, या गोरखपुर में और खासियत की बात करते हैं तो ये हम लोग यूपी स्पेशल में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज खासियत क्या है, ये हम लोग यूपी स्पेशल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। इन चारों में कौन से जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं सी, बलिया में। आपके ऑप्शंस हैं सी, बलिया में। बलिया में कब किया गया था? अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 को, ठीक है, अगस्त 1942 को किया गया था।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है किसकी है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है किसकी है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो जो स्प्रिंग टाइगर्स है, स्प्रिंग टाइगर्स, ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा या उनकी जीवनी पर लिखी गई थी। ठीक है, उनकी ये जीवनी पर लिखी गई थी। थोड़ा सा और बात कर लें इसके बारे में। तो स्प्रिंग टाइगर्स जो है ये प्रकाशित हुआ था 1959 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें जो सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये लखनऊ का था, ये जो है वो लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी का मतलब क्या हो गया? गरमपंथी कह लो या गरम दल कह लो। ठीक है, गरम दल कह लो। और उग्रवादी में गरम दल में कौन था? समझने के लिए लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष तो साहब वो तो थे ही। तो लाल बाल पाल में देखो इनमें तीनों को ही मिलता है। लाल बाल पाल, पाल तो है भाई, यानी बिपिन चंद्र पाल। तो लो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। बिपिन चंद्र पाल जो है वो उग्रवादी नेता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्हीं चारों में बताना है कि कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ पत्र जो है इसकी ये प्रकाशित कब हुआ था? कॉमनवेल्थ पत्र जो है ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये जो है प्रकाशित ये सन 1914 में हुआ था। सन 1914 में हुआ था और जुलाई सन 1914 में ये प्रकाशित हुआ था कॉमनवेल्थ पत्र और ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी, ध्यान से सुनना, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? और आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। कौन था जो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, वो सभापति बने थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब ये कब बने थे, किस बैठक में हुआ था? तो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में जो मतलब बैठक हुई थी, बैठक जो है वो कलकत्ता में हुई थी। तो कलकत्ता में इनको जो है बनाया गया था। कलकत्ता में जो बैठक हुई थी उसमें इनको प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हम लोगों को बताना है कि इसमें से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो चलिए बात करते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये आपका क्या है? सही है, क्योंकि हेक्टर मुनरो जो है उनका रिलेशन कहीं ना कहीं बक्सर युद्ध से था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो रिलेशन था
वो आंग्ल नेपाल युद्ध था। लॉर्ड वेल्लेस्ली, इनका जो रिलेशन था हम कह सकते हैं, या इनके कार्यकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनका तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, और यही है गलत आपका, क्योंकि यहाँ पर तृतीय मराठा युद्ध नहीं, जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ना कि मराठा युद्ध हुआ था। इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, सुमिलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ये मेंस 2010 में है। कहां पर किए थे इसको देखते हैं। तो ये जो है अवध में, बिहार में, आंध्र में, बंगाल में, इन चारों में बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां पर संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। कहां पर किया था, अवध में संगठित किया था। आखिर बाबा रामचंद्र हैं कौन, तो ये बाबा रामचंद्र कौन है। तो बाबा रामचंद्र की बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध किसान नेता थे। भारत के प्रसिद्ध किसान नेता थे, तथा ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तथा नेता तो थे ही, और साथ साथ में हम बात करते हैं कि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कहां पर हुआ था। कलकत्ता में, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, कहां पर जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है, उसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके सभापति कौन थे, ये भी बात कर लिया जाए कि इसकी जो हम कह सकते हैं सभापति स्वामी सच्चिदानंद थे। इसके सभापति कौन थे, सभापति की बात करें तो सभापति जो है स्वामी जो सहजानंद हैं, स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, ये कहा कि ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें ये सभापति थे। स्वामी सहजानंद जो है वो वहां के सभापति थे। सचिव कौन था, अगर हम बात करें कि इसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हुआ था। तो ये सभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 2010 में आया हुआ है। आत्माराम पांडुरंगा ने, ज्योतिबा फूले ने, एमजी चंद्रवकर ने, एमजी रनाडे ने। इसने जो है वो इसने जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो वो आत्माराम पांडुरंगा थे, और आत्माराम पांडुरंगा ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये भी थोड़ा सा जान लें। तो भाई इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र में किस जगह पर, तो बंबई में किया था। महाराष्ट्र में बंबई में किया था। ठीक है, किसके सहयोग से किए थे, आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन की सहायता से इन्होंने वहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसमें जो है सहभागिता किस किस की थी, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेटर्स था, इसकी थोड़ी सी बात कर ले कि सहभागिता किसकी थी। तो सहभागिता की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके महादेव गोविंद रनाडे तथा एन जी चंदावरकर तथा आर जी भंडारकर। ठीक है, आर जी भंडारकर,
इन लोगों की सहभागिता थी। प्रार्थना समाज समाज जो स्थापना हुआ था उसमें इन लोगों की क्या थी, सहभागिता थी, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे, एन जी चंद्रवालकर तथा आर जी भंडारकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जो दास प्रथा हमारे इंडिया में चल रही थी, वो कौन गवर्नर था जो दास प्रथा को खत्म किया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन सोल्म। कौन था जो दास प्रथा खत्म किया था? तो लॉर्ड एलिनबरो जो है ये दास प्रथा को खत्म किए थे। दास प्रथा खत्म कब किया गया था, किस एक्ट में किया गया था, थोड़ा सा जिक्र कर ले रहे हैं। तो सन 1843 में, सन 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, इसके के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता थी वो किसके कारण हुआ था? एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अल्फाट के कारण, सर विलियम कुक के कारण, या एम मालवीय के कारण, मीन्स मदन मोहन मालवीय के कारण? किसके कारण जो है, हम बात करते हैं कि किसके कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता प्राप्त हुई थी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता है वो एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई थी। किसके कारण प्राप्त हुई थी? एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। भाई कौन महापुरुष थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? आइए देखते हैं, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या रास बिहारी बोस ने? कौन थे जो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस जो है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। भैया किए कब थे ये भी थोड़ा सा जान लिया जाए। ठीक है, किए कब थे? तो ये जो है 1842 में किए थे। ठीक, कहां पर किए थे ये? टोक्यो में, टोक्यो जापान में। ठीक, आखिर इंडिपेंडेंट लीग बनाने का कारण क्या था? इंडिपेंडेंट लीग भाई क्यों बनाया गया, क्या वजह थी? तो इसका जो उद्देश्य था, इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो था कि जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का, समाप्त करने के लिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी। ठीक, एक बार रिपीट कर लो, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब की गई? 1842 में। कहां पर? टोक्यो जापान में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासनकाल को समाप्त करने के लिए। किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, हम लोगों को ये देखना है। जिसमें आपका है बक्सर का युद्ध, सहायक संघ, भारत में ईस्ट कंपनी, ब्रिटिश नागरिक। तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 एकदम सही। सहायक संघ 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1835, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो जो सहायक संघ है ये 1863 में ना हो करके बल्कि ये 1798 में हुआ था, 1798 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कॉरियर,
या बॉम्बे हेराल्ड, इन चारों में से कौन प्रथम या हम कह सकते हैं कौन पहला समाचार पत्र था? बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, मद्रास कैरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो इसमें आपका जो पहला समाचार पत्र था वो आपका बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। तो भैया थोड़ा सा इसके बारे में और जिक्र कर लें। ये बंगाल गजट जो है ये कब प्रकाशित कब किया गया था? बंगाल गजट का शुरुआत कब हुआ था? तो बंगाल गजट जो है 29 जनवरी 29 जनवरी 1780 में, 29 जनवरी 1780 में, ठीक है। और प्रकाशन की बात करते हैं, ये प्रकाशन हुआ था इसके उसमें, इसमें जो है जेम्स अगस्टन, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये 2010 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र देवेंद्र टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो इसमें से राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्या करना है? मैच करना है, आपको मैच करना है। तो देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 कब बनाया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 है ये लॉर्ड मिंटो के शासन में बनाया गया था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। भारत शासन अधिनियम 1935 कब बनाया गया था? तो ये प्रांतीय स्वायत्त के लिए, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्त के लिए बनाया गया था। तो ये आपका फोर्थ हो गया। देखते हैं ए का थर्ड, ये का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, सॉरी डी। तो डी आपका क्या है? राइट आंसर, क्योंकि ये आपका थर्ड है, बी आपका क्या है? फोर्थ है, सी आपका सेकंड और 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर, क्योंकि मैचिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर आपको 2 ऑप्शन आता है तो आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दो ऑप्शन है, उसमें मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज, मतलब मैच कर रहा है, जो मैच कर जाए उसी को वो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है ये किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। किसके शासनकाल में ये अधिनियम बनाया गया था? तो जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के समय पर, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भाई थोड़ा सा सन अगर जान जाते तो और मजा आता ना। तो बात करते हैं, ये जो है 1904 की कहानी है, ये 1904 में पारित किया गया था, 1904 में पारित किया गया था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। उस समय जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट देखते हैं, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो बीडी सावरकर द्वारा हम बात करते हैं इसमें युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत। तो जो बीडी सावरकर जी थे वो अभिनव भारत जो इनका संगठन था वो एक गुप्त संगठन बनाया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में, अभिनव भारत के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सावरकर जी जो थे, ठीक है, सावरकर जी ने 1899 में, ठीक है, 1899 में मित्र मेला करके एक वो था, मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित की थी, ठीक है, मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित किए थे, ठीक है, संस्था स्थापित किए थे। शीघ्र ही हम और थोड़ी सी बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ कि मैजनी जो है वो तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा बनाने का राय दिया था और उसी गुप्त सभा को जो है ये अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है, जो शीघ्र ही, ठीक है, जो शीघ्र ही मैजनी थे वो इटली के, मैजनी के तरुण इटली, जो तरुण इटली, क्योंकि वो वहां के क्या थे? तानाशाह थे। तो तरुण इटली के तर्ज पर, तरुण इटली के तर्ज पर जो है
एक तर्ज पर जो है ये गुप्त संगठन अभिनव अभिनव भारत बनाया गया था, अभिनव भारत बनाया गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा, लोक सेवाओं में परीक्षा, लोक सेवा, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस की गलती है, तो ये लोक सेवा होना चाहिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है वो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? एचसिन आयोग द्वारा, हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, या लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा? तो जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है लोक सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत दोनों में कराई गई थी। कब? 1918 में। और कहां पर सबसे पहले हुआ था ये भी ध्यान, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में सबसे पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है इसमें, तो आइए देखते हैं। इसमें जो है आपको सूची ए और सूची बी देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। तो ये का फोर्थ हो गया। बी की बात करते हैं, तो बी किसने चलाया था? बरौली सत्याग्रह, पटेल साहब जी। तो ये आपका थर्ड हो गया। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो असहयोग आंदोलन एम के गांधी द्वारा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। स्वराज पार्टी का निर्माण, स्वराज पार्टी का निर्माण जो है वो CR दास ने करवाया था, चित्तरंजन दास। तो ये आपका जो है सेकंड हो गया। तो 4 3 1 2, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की आवश्यकता में भारत की अस्थायी सरकार कहां पर बताई गई थी? ये आपके क्वेश्चंस हैं। जो जर्मनी में, सिंगापुर में, अफगानिस्तान में, टर्की में, कहां पर जो है प्रथम विश्व युद्ध बताया गया था? तो ये आपका आंसर सी है, ऑप्शन सी जो है अफगानिस्तान में।